आज 24 दिसंबर 2025 है। आप एक ऐसी पर्वत श्रृंखला की कल्पना कीजिए जो हिमालय से भी पुरानी है, मतलब लगभग 2 अरब साल पुरानी। एक एक ऐसी कुदरती दीवार जो करोड़ों लोगों को थार रेगिस्तान की धूल और गर्मी से बचाती है। अब ये सोचिए कि क्या हो अगर उस दीवार का मान लीजिए 90% हिस्सा कानूनी तौर पर दीवार ही न माना जाए। और देखिए, यही सवाल आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। आज हम अरावली पर्वत श्रृंखला की गहराइयों में उतर रहे हैं। और ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है, ये असल में भारत के पर्यावरण, पानी और हमारे भविष्य की कहानी है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अरावली हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इसे बचाने वालों और विकास की वकालत करने वालों के बीच एक नई बहस क्यों छेड़ दी है। हाँ, हम सरकारी दावों को भी देखेंगे, विशेषज्ञों की चेतावनियों को भी, और ज़मीनी हकीकत पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अरावली है क्या भला। ज्यादातर लोगों के लिए तो ये बस गुजरात से दिल्ली तक फैली कुछ पहाड़ियां हैं। और यहीं हम पहली गलती करते हैं। ये सिर्फ 700-800 किलोमीटर लंबी पहाड़ियों की एक लाइन नहीं है। इसे उत्तरी भारत की इकोलॉजिकल लाइफलाइन कहा जाता है। इकोलॉजिकल लाइफलाइन? हाँ, इसका सबसे बड़ा काम है थार रेगिस्तान को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकना। अगर अरावली ना होती तो हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनका एक बड़ा उपजाऊ इलाका शायद आज रेगिस्तान होता। मतलब ये एक तरह की क्लाइमेट शील्ड है। स्रोतों में इसे उत्तरी भारत के ग्रीन लंग्स यानी हरे फेफड़े भी कहा गया है ना? और एक बात और थी जिसने मेरा ध्यान खींचा कि ये एक विशाल स्पंज की तरह काम करती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक अंदाजा है कि ये हर साल प्रति हेक्टेयर लगभग 20 लाख लीटर पानी जमीन के अंदर रिचार्ज करती है। उन इलाकों के लिए जहां पानी की पहले से ही इतनी किल्लत है, ये किसी वरदान से कम नहीं है। सही बात है। और इसकी जैव विविधता, उसको तो हम भूल ही नहीं सकते। 22 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, और ये दिल्ली एनसीआर के लिए एक नेचुरल एयर प्योरीफायर भी है जो धूल भरी गर्म हवाओं को रोकती है। एग्जैक्टली। तो ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ इकोसिस्टम है। पर अगर ये इतनी जरूरी है तो इस पर विवाद खड़ा ही क्यों हुआ? ये सारी बहस शुरू कहाँ से हुई? सारी बहस मतलब सारा मामला आकर टिक गया है एक परिभाषा पर। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा को मंजूरी दी। सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, पर इसके नतीजे बहुत बड़े हैं। अच्छा, क्या है ये नई परिभाषा? तो नई परिभाषा के मुताबिक अरावली पहाड़ी सिर्फ उसी जमीन को माना जाएगा जिसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम 100 मीटर हो। और अरावली रेंज में वो 2 या 2 से ज्यादा पहाड़ियां आएंगी जो एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हो। एक मिनट, मुझे ठीक से समझने दीजिए। मतलब एक 99 मीटर की पहाड़ी जो पानी सोखती है, धूल रोकती है, जानवरों का घर है, वो कानूनी तौर पे अरावली पहाड़ी नहीं है, सिर्फ 1 मीटर के फर्क से। ठीक, यही चिंता पर्यावरणविदों की है, क्योंकि करोड़ों सालों के कटाव की वजह से अरावली का ज्यादातर हिस्सा अब नीची पहाड़ियों, ढलानों और चट्टानी उभारों की शक्ल में है। वो 100 मीटर से कम ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन इकोलॉजी के लिए उतने ही जरूरी हैं। इसी वजह से जो आलोचक हैं, वो इसे अरावली के लिए डेथ वारंट कह रहे हैं। डेथ वारंट, ये तो बहुत बहुत बड़ा शब्द है। क्या इसके पीछे कोई आंकड़े हैं? हाँ, और वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI के ही एक आंतरिक दस्तावेज का जिक्र हमारे स्रोतों में है। उसके मुताबिक इस नई परिभाषा से राजस्थान में, जहां अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा है, केवल 8.7% पहाड़ियां ही संरक्षित रह जाएंगी। क्या सिर्फ 8.7%? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने 90% से ज्यादा फेफड़ों या वाटर फिल्टर को कानूनी तौर पर मान्यता ही नहीं दे रहे हैं। एक अधिकारी का वो बयान मुझे याद आ रहा है कि ये परिभाषा कुछ गार्ड पोस्टों को तो बचा लेगी, लेकिन नीचे की पूरी बाढ़ को असुरक्षित छोड़ देगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ हमें सरकार का पक्ष भी समझना होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि ये डर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनका तर्क है कि 90% से ज्यादा क्षेत्र अब भी सुरक्षित है। ये परिभाषा सिर्फ खनन गतिविधियों के लिए है, और ये सोचना गलत है कि 100 मीटर से नीचे की सारी जमीन खनन के लिए खोल दी गई है। लेकिन ये बात तो FSI के आंकड़ों से बिल्कुल उल्टी लगती है।
एक तरफ कहा जा रहा है कि सिर्फ 8.7% बचेगा, दूसरी तरफ सरकार कह रही है 90% से ज्यादा सुरक्षित है। ये इतना अंतर कैसे हो सकता है? और यही तो विवाद का असली केंद्र है। सरकार का ये भी कहना है कि दो पहाड़ियों के बीच का 500 मीटर का क्षेत्र भी सुरक्षित है, और उन्होंने ये भी साफ किया है कि जब तक सस्टेनेबल माइनिंग के लिए एक मैनेजमेंट प्लान नहीं बन जाता, तब तक नए खनन पट्टों पर रोक है। तो यहाँ दो अलग-अलग कहानियां चल रही हैं। चलिए इन कागजी और कानूनी बहसों से थोड़ा अलग हटते हैं, जरा जमीन पर उतरते हैं। असल में वहाँ क्या हो रहा है? जमीनी हकीकत काफी चिंताजनक है। अवैध और कानूनी दोनों तरह के खनन ने अरावली को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारे स्रोतों में अलवर, चरखी दादरी और भिवानी जैसे इलाकों का जिक्र है, जहां पूरी की पूरी पहाड़ियां गायब कर दी गई हैं। एक मिनट, पहाड़ियां गायब हो गई? इसका मतलब क्या है? मतलब सच में पूरी पहाड़ी को खनन करके समतल कर दिया गया? हाँ बिल्कुल। कई जगहों पर जहां कभी 100-150 मीटर ऊंची पहाड़ियां थीं, वहां आज या तो सपाट जमीन है या फिर गहरे गड्ढे। ये कोई भविष्य का खतरा नहीं, ये पहले ही हो चुका है। और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के आसपास शहरीकरण और रियल एस्टेट का दबाव है। फार्म हाउस, रिजॉर्ट, कॉलोनियां। और इसी में फरीदाबाद के कोटगांव वाला उदाहरण बहुत कुछ कहता है, जहां सरकार किलाबंदी कर रही है। हाँ, किलाबंदी यानी जमीन का सीमांकन। ग्रामीणों को डर है कि इस प्रक्रिया से उनकी शामलात यानी गांव की साझी जमीन, जिस पर दशकों से कुछ प्रभावशाली लोगों और कंपनियों ने क्वेश्चनेबल तरीकों से कब्जा किया हुआ है, वो वैध हो जाएगा। अच्छा। उनका कहना है कि ये सीमांकन कृषि भूमि के लिए होता है, पहाड़ी जमीन के लिए नहीं। उन्हें डर है कि एक बार इन पहाड़ी जमीनों को कानूनी तौर पर बांट दिया गया तो निजी संस्थाओं के लिए अपने दावों को पक्का करना और आसान हो जाएगा। तो ये एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा लगता है, और आंकड़े भी तो यही कहानी कहते हैं। 2024 में हरियाणा ने 32 हेक्टेयर प्राकृतिक जंगल खो दिया। सुनने में शायद ही कम लगे, पर यह गिरावट का एक संकेत है। और ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है। एक स्टडी का अनुमान है कि 2059 तक 16,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वन भूमि बसावट में बदल जाएगी। ये चंडीगढ़ जैसे शहर से 100 गुना से भी ज्यादा बड़ा इलाका है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून नहीं है? कानून तो है। संविधान का अनुच्छेद 48A है, 51AG है, सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत भी हैं, जैसे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। ये सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। आम भाषा में इनका क्या मतलब है? देखिए, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का सीधा मतलब है कि अगर किसी काम से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होने का खतरा है, तो सबूतों के अभाव में भी उसे रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। इंतजार नहीं करना चाहिए कि पहले नुकसान हो जाए फिर देखेंगे। प्रिकॉशन लेना है। हाँ, और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का मतलब है कि सरकार हमारी नदियों, पहाड़ों, जंगलों की मालिक नहीं, बल्कि एक ट्रस्टी है। उसकी जिम्मेदारी है कि हमारी तरफ से इनकी रक्षा करे। ये तो बहुत मजबूत सिद्धांत है। फिर भी सुरक्षा कमजोर क्यों हो रही है? क्योंकि कई बार कानूनी बदलाव ही सुरक्षा को कमजोर कर देते हैं। जैसे 2023 का वन संरक्षण संशोधन अधिनियम, उसने उन जमीनों से सुरक्षा हटा दी थी जो 1980 के सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज नहीं थीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस पर रोक लगा दी, लेकिन ये दिखाता है कि खतरा हमेशा बना रहता है। ये तो समस्याओं की एक लंबी लिस्ट हो गई। खनन, शहरीकरण, कानूनी परिभाषा का बदलना। क्या कोई उम्मीद की किरण भी है? क्या अरावली को बचाने के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं? हाँ, और ये जरूरी भी है। सबसे महत्वाकांक्षी योजना है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इसे मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है ना? जी हाँ, इसका लक्ष्य हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में 1400 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाना है। वाह, 1400 किलोमीटर लंबा! ये तो चीन की दीवार जैसा कुछ लग रहा है, बस हरे रंग में। आप कह सकते हैं। इसका मकसद है थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकना और जो जमीन खराब हो चुकी है उसे फिर से हरा भरा करना। पहले चरण में ही 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को पुनः स्थापित करने का लक्ष्य है। और जहां तक मैं समझता हूं, इसका एक और बड़ा उद्देश्य स्थानीय समुदायों से जुड़ा है। बिल्कुल, इसका एक बड़ा लक्ष्य स्थानीय समुदायों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना है, जैसे वनीकरण, इको टूरिज्म, टिकाऊ कृषि। क्योंकि जब तक स्थानीय लोग संरक्षण के भागीदार नहीं बनेंगे, तब तक कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। पर ये एक बहुत बड़ी योजना है, इसके सामने चुनौतियां भी तो होंगी। चुनौतियां बहुत है।
सबसे बड़ी चुनौती है इसका पैमाना। इतने बड़े क्षेत्र में काम करने के लिए भारी फंडिंग चाहिए, सरकारी विभागों में समन्वय चाहिए और सबसे जरूरी जमीनी स्तर पर समुदायों की भागीदारी चाहिए। पानी की कमी वाले इलाकों में पेड़ लगाना और उन्हें जिंदा रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और खनन को नियंत्रित करने के लिए भी तो कुछ हो रहा है, वो मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग जिसका जिक्र हुआ था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने वो प्लान बनाने का आदेश दिया है। उसका मकसद है वैज्ञानिक तरीके से ये पहचान करना कि किन क्षेत्रों में खनन की इजाज़त दी जा सकती है और कहाँ इसे पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए, जैसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के पास या ज़रूरी जल स्रोतों के पास। तो एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश है। हाँ, कोशिश तो है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये प्लान कितना मजबूत बनता है और इसे कितनी सख्ती से लागू किया जाता है। तो आज की चर्चा से जो तस्वीर उभर रही है वो काफी जटिल है। एक तरफ अरावली है जो हमारी एक अमूल्य धरोहर है और कई तरफ से खतरे में है, और नई कानूनी परिभाषा ने इस बहस को और भी उलझा दिया है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ग्रीन वॉल जैसी बड़ी और उम्मीद जगाने वाली परियोजनाएं हैं, लेकिन पूरी पर्वत श्रृंखला की कानूनी सुरक्षा का जो मूल सवाल है वो अभी भी हवा में लटका हुआ है। सही कहा। और अरावली का भविष्य सिर्फ पहाड़ों का भविष्य नहीं है, ये उत्तरी भारत के करोड़ों लोगों के लिए पानी की सुरक्षा, साफ हवा और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की हमारी क्षमता का भविष्य है। और ये पूरी बहस एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाती है। क्या हम पर्यावरण की सुरक्षा को सिर्फ कुछ तकनीकी मापदंडों जैसे कि मीटर में ऊंचाई तक सीमित कर सकते हैं, या हमें उसके पूरे पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को देखना होगा? ये एक संकीर्ण बनाम समग्र दृष्टिकोण की लड़ाई है। हमारी पूरी चर्चा इस बात पर केंद्रित रही कि अरावली पहाड़ी क्या है, लेकिन शायद भविष्य के लिए इससे भी बड़ा सवाल यह है कि हम अरावली को क्या बनाना चाहते हैं। खनिजों और रियल एस्टेट का एक स्रोत, या फिर एक जीवित लचीला पारिस्थितिकी तंत्र जो हमें जीवन देता है। स्रोतों में एक 2012 के रिसर्च पेपर का जिक्र था जिसमें इको टूरिज्म और स्थानीय भागीदारी पर आधारित एक समाधान सुझाया गया था। सोचिए, अगर बहस बचाने बनाम विकास की इस लड़ाई से हटकर इस बात पर आ जाए कि अरावली के साथ जिया कैसे जाए, क्या हम एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं जहां स्थानीय समुदाय इसके रक्षक भी हों और इससे उनकी स्थायी आजीविका भी चले बिना इसे नष्ट किए?